हाँ तो भैया कहाँ थे हम लोग? हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, वहीं पे आ जाओ। जहां हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे की चीजें जो है हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं कि यूरोप में एकदम अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ चीजें बदल गई हैं। आपको देख रहा होगा कि कैसे पॉलिटिकल बाउंड्री और फिजिकल बाउंड्री चेंज हो रही हैं यूरोप के अंदर। और यूरोप के अंदर कुछ और बड़े बदलाव होने वाले थे। मैंने बताया था ना, क्रांति की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी और लोग क्रांति करने के लिए तैयार थे। और लेकिन होता क्या है, कुछ भाई साहब ऐसे लोग हैं हमारे देश में या इस दुनिया में या उस समय कहें तो हम यूरोप में, जो नहीं चाहते थे क्रांति हो जाए। बिल्कुल नहीं चाहते थे कि क्रांति हो। क्यों? क्योंकि उनमें उनका फायदा था कि क्रांति अगर होगी तो बदलाव होंगे और बदलाव होंगे तो उनका नुकसान होगा। तो ये वो नुकसान चाहते नहीं थे। तो वो कौन थे ऐसे लोग? वो थे एरिस्टोक्रेट्स। अब कौन होते हैं एरिस्टोक्रेट्स? वो देखो, यानी कि सोसाइटी के वो लोग, समाज के अंदर वो लोग जो राजशाही से बिलोंग करते हो, यानी कि जो अमीर खानदान से बिलोंग करते हो। पहले अगर हम बात करते हैं यूरोप के अंदर, तो यूरोप की जो सोसाइटी थी वो तीन वर्गों में बटी हुई थी। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट्स में जो लोग आते थे वो थे कौन? क्लर्जी, यानी कि जो फादर हुआ करते थे चर्च के, वो लोग। अगर हम वही बात करते हैं सेकंड स्टेट के लोग, ये लोग आते थे जो नोबल मैन थे, यानी कि जो बहुत कह सकते हैं अमीर खानदान से लोग आते थे, जहां राजशाही चलती थी। तो ऐसे ही ये लोग थे। अब इनके कुछ खासियत थी। क्या क्या खासियत थी वो देखो, कुछ पॉइंट में दी गई है कि ये सोशली और पॉलिटिकली ये डोमिनेंस अपना रखते थे समाज के अंदर। ठीक है, यानी कि पूरे सोसाइटी के अंदर सामाजिक और राजनीतिक इनका दबदबा था बहुत अच्छे से। पूरी सोसाइटी पर इनका कब्जा हो रखा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये एक कॉमन यूनिफाइड का वे लाइफ, यानी कि वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते थे। सबका एक जैसा रहन सहन खान पान लगभग एक ही जैसा था इनका। थोड़ा ये अपने आप को अलग दिखाते थे। किस किस तरीके से अलग दिखाते थे? देखो, इनका ये खुद के इनके घर होते थे, गाँव में और शहरों में दोनों जगह ही। ठीक है, टाउन एरिया में भी होते थे, शहरों में भी होते थे। बड़े बड़े इनके पास घर होते थे और बहुत मतलब गांव एरिया में इनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, 500 हजार हजार बीघा, है ना। उसके बाद ये जो लोग थे ये फ्रेंच भाषा को बोलते थे, सिर्फ इस पर्पज से कि हम थोड़े अमीर दिखते हैं, ना, मतलब समझ जाओ, एक अपना अलग रौला दिखाने के लिए ये केवल क्या बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। उसके बाद इनकी फैमिली जो थी, ये एक दूसरे से आपस में ये शादियां किया करते थे, है ना। शाही शादियां होती थी इनकी, आज भी होती है। आज तो हर सोसाइटी के अंदर होने लगी, लेकिन पहले पहले जो थी केवल जो है एरिस्टोक्रेट्स यानी कि नोबल फैमिली में हुआ करती थी ये अच्छी अच्छी शाही भव्य शादियां इस तरीके की। हालांकि इनके यूरोप में संख्या जो थी वो बहुत कम थी, यानी कि ये बहुत ज्यादा नंबर में नहीं थे। ठीक है, ये थे एरिस्टोक्रेट्स की कुछ क्वालिटीज। अगर हम बात करते हैं अब पीजेंट्री, पीजेंट आपने नाम सुना होगा। और एक वर्ड आता है सर्फ्स, यानी कि सर्फ्स कौन होते हैं? गुलाम। कौन होते हैं? गुलाम। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पीजेंट्री मतलब किसान, जो कह सकते हैं दूसरों के खेत को किराए पर लेकर खेती करते हैं। ठीक है, पीजेंट्री जो रेंट पर खेती लेते हैं दूसरे अमीर खानदान से, उन्हीं से जो अमीर खानदान के लोग होते थे उनसे उनकी जमीन रेंट पर लेकर ये लोग उसमें खेती किया करते थे, उनको पीजेंट्स बोला जाता है। फार्मर्स और पीजेंट्स में क्या डिफरेंस है? ये आपको कई बार बताया है कि फार्मर्स के पास खुद की खेती होती है, जबकि पीजेंट्स ये रेंट पर खेती लेकर खेती करते हैं। ठीक है, यानी कि अब आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हालांकि देखो, पूरे यूरोप में जो इनकी पॉपुलेशन थी पीजेंट की, वो सबसे ज्यादा थी, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट थे। ठीक है, और उसके बाद द वे वर एग्रीकल्चरल लेबर्स ऑफ द लो सोशल स्टेटस, यानी कि ये खेती करने वाले लोग थे और इनका समाज में स्टेटस जो था बहुत लो था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुलाम, ये इनकी तो कंडीशन और ही बेकार थी। यानी कि वेस्ट में अगर हम बात करते हैं लैंड्स वर फॉर्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, यानी कि जो ये भी इनको टेनेंट्स मतलब किराएदार ही बोला जाता है, ये भी कह सकते हैं दूसरों की खेती को एक तरीके से रेंट पर ही लेकर खेती करते थे, लेकिन ये गुलामी ज्यादा करते थे। ठीक है, लेकिन ये वेस्ट में था। और उसके बाद ईस्टर्न अगर सेंट्रल यूरोप में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी खेती होती थी। किसके द्वारा? गुलामों के द्वारा, यानी कि इन्हीं के द्वारा इनसे खेती करवाई जाती थी। अलग अलग जगह से गुलाम बना के ले आते थे लोग और उनको उनसे खेती करवाते थे। ठीक है, बदुआ मजदूरी टाइप की। ये एक रैपिड रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी आपको चीजें सारी क्लियर हो जाए। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी और चीजें देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप, अगर हम सेंट्रल यूरोप के वेस्टर्न पार्ट्स में जाते हैं तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मींस द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जो ट्रेड का मतलब ये हुआ, किसका? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड का मतलब ये हुआ कि ग्रोथ ऑफ टाउन्स, यानी कि जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा होगा और मतलब इंडस्ट्री बहुत सारी लगेंगी तो कह सकते हैं टाउन्स की ग्रोथ भी होगी और कमर्शियल क्लास इमर्ज होगा, यानी कि फिर व्यापारी लोग निकल के आएंगे। जब जितनी ज्यादा इंडस्ट्री होंगी आपके यहाँ उतने ज्यादा व्यापारी वर्ग होगा, है ना। और उसी के चलते जो पहले ये छोटे छोटे मार्केट में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत हुई थी। कहां पर? इंग्लैंड में सबसे पहले। अगर हम बात करते हैं सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत यूरोप के अंदर हुई, और वो भी यूरोप में कहा? इंग्लैंड के अंदर 18th सेंचुरी में। और अगर हम बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी में, ये बाद में हुई 19th सेंचुरी के बहुत बाद में हुई आके। यहाँ पर ये कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लेट शुरू हुआ। और अगर हम बात करते हैं इससे फिर नया एक सोशल ग्रुप निकल के आता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे सोसाइटी के अंदर बिजनेसमैन के रूप में निकल के आए। जब यूरोप के अंदर कह सकते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री लग गई तो इंडस्ट्रियलिस्ट निकल के आए, बिजनेसमैन निकल के आए। और उस तरीके से यानी कि जिनको अपर क्लास थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे उस सोसाइटी के अंदर और इनके पास पॉलिटिकल पावर भी हुआ करती थी। वहीं मिडिल क्लास के लोग जो थे वो कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड अदर्स वगैरह, ये सब मिडिल क्लास के लोग थे। अभी मैंने आपको बताया था क्या
कि मिडिल क्लास ही वो क्लास था जिसने क्रांति की शुरुआत करी थी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा थोड़ा बहुत पैसे में आगे आ गए थे और इन्होंने एजुकेशन को एक्सेस कर लिया था बहुत ही आसानी से। और उसके बाद वर्किंग क्लास जो थी वो कह सकते हैं फैक्ट्री वर्कर्स थे, और जो बहुत ही लेस वेजेस प्राप्त करते थे, और उसके बाद इनको कह सकते हैं बहुत ही खराब कंडीशंस में अपना जीवन बिताना पड़ रहा था। अगर हम बात करते हैं इन्हीं में से एक निकल के आए एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास। कौन? मैंने अभी बताया, ये जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास, दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस गेन पॉपुलरिटी, यानी कि यही वो लोग थे जो कह रहे थे कि पॉपुलरिटी जो गेन कर ली एरिस्टोक्रेसी ने, उसको हमें डिमोलिश करना है, उसको हमें अबॉलिश करना है हर तरीके से, ठीक है, सोसाइटी के अंदर से उसको खत्म करना है। अब बेटा शुरुआत होती है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अगर ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप ईवाई को उठा के देखो, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो उदार का मतलब होता है फ्री, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्री। अब किस किस चीज से फ्री होने चाहिए हम लोग, ठीक है। तो यानी कि फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर, यानी कि लिबरल में कह सकते हैं फ्री। अब किससे फ्री हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हर हमें एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पहली बात। और उसके बाद जो ऑटोक्रेसी है और उनको जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं वो एंड होने चाहिए, यानी कि सोसाइटी बाय बर्थ प्रिविलेजेस से फ्री होनी चाहिए। और उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो कह सकते हैं एरिस्टोक्रेट्स का डोमिनेशन था और उनके लिए कानून कुछ और थे, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए कानून कुछ और थे, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसी सोसाइटी से एकदम सोसाइटी इन चीजों से फ्री होनी चाहिए और यहाँ इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब समान होना चाहिए। अगला क्या होना चाहिए कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी के कुछ ही लोगों के पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, इससे सोसाइटी फ्री होनी चाहिए और सबको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि सरकार जो है संविधान के द्वारा चलती हो किसी भी देश में, ना कि किसी राजा या किसी रानी का राज चलता हो, ठीक है। इस टाइप के लोग जो थे, ये लिबरलिज्म के लोग जो थे वो चाहते थे कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। अगर लेकिन एक चीज इनके अंदर कमी थी, क्या कमी थी कि ये जो थे यूनिवर्सल सफरेज के खिलाफ थे, यानी कि सबको वोट देने के अधिकार के खिलाफ थे। ये केवल उन लोगों को वोट देने का अधिकार देना चाहते थे जो एक्टिव सिटीजन थे। एक्टिव सिटीजन कौन थे? जिन जो केवल वो लोग जो 25 साल के हों और जो टैक्स पे करते हो अपनी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, यानी कि केवल पुरुष, उनमें भी 25 साल के लोग और जो टैक्स पे करते हो वो लोग कह सकते हैं एक्टिव सिटीजन कहलाते थे फ्रेंच, यानी कि पूरे यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। अगर हम बात करते हैं पैसिव सिटीजन, जो बचे हुए लोग थे वो सब, यानी कि रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन, ये सब पैसिव सिटीजन कहलाते थे। जो 25 साल का नहीं है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके पास जो टैक्स पे नहीं करता है, ये लोग पैसिव सिटीजन कहलाते थे, ठीक है। और उसके बाद बहुत तेजी से फिर अगर हम बात करते हैं 19th और 20th सेंचुरी में वुमेन जो थे और नॉन प्रोपर्टाइज्ड मैन थे, इन्होंने भी कई अपने संगठन मतलब डिमांड करी कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, राइट टू वोट के मामले में। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं लिबरलिज्म की, तो इकोनॉमिक एरा नाम है, किसमें? इकोनॉमिक स्फीयर में अगर हम बात करते हैं तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द मिडिल क्लास एज, यानी कि फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट के अंदर कोई भी टैक्स वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल उदारवादी नीति के तहत मार्केट चलना चाहिए, जहां कोई भी अनयूजुअल टैक्स ना लगता हो, फालतू के टैक्स ना लगते हो। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो फ्री होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इसी में लिबरलिज्म में, तो अबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी कि जो भी कैपिटल के मूवमेंट में, यानी कि गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट में अगर कोई ऐसी चीज है जो कह सकते हैं ऑब्स्टेकल्स बन रही है, बाधा बन रही है, तो उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। ये मानना था किसका? लिबरल्स का। उसके बाद अगर इन्होंने फिर क्या किया कि जर्मनी के अंदर आपने देखा 39 स्टेट्स का ये एक संगठन बनाते हैं, कॉन्फेडरेशन बनाते हैं, और उसके बाद ईच ऑफ दीज पोजेसेस इट्स ओन करेंसी, यानी कि पहले इन सब की 39 स्टेट्स की अपनी अपनी करेंसी हुआ करती थी, लेकिन बाद में नेपोलियन ने इसको खत्म कर दिया था और केवल दो प्रकार यानी एक प्रकार की करेंसी चला दी थी। वेइंग एंड मीजर सिस्टम भी अलग अलग हुआ करते थे पहले, इनको भी हटाकर केवल एक प्रकार के यानी कि वेइंग मीजर सिस्टम लाया गया। ये सब लिबरल्स के द्वारा ही किया गया। जैसे पहले कहानी है कि अगर कोई व्यक्ति हाँ न्यूरेमबर्ग से हैमबर्ग तक जाता है, ठीक है, तो उसको 11 प्रकार की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, और उसके बाद 5% हर एक ड्यूटी पर देना पड़ता था। अपने प्रोडक्ट का 5% की कीमत अपने उसको हर एक जगह देनी पड़ती थी, यानी कि अगर कोई 100 रुपए की चीज लेके चल रहा है न्यूरेमबर्ग से हैमबर्ग तक, तो उसको 55% जो है वो टैक्स के रूप में पे करना पड़ता था। कितनी बड़ी बात थी, केवल 45 रुपए तक की चीज पहुंचती थी लास्ट में। तो ये ड्यूटीज जो थी ये हटा दी गई, यानी कि ये लगाई जाती थी किसके हिसाब से? वेट एंड मीजर के हिसाब से पहले लगाई जाती थी। इसको हटाने की तो बात करी थी लिबरल्स ने, ठीक है। एंड ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेइंग मीजर्स, यानी कि पहले अभी बताया ना आपको, जितने टाइप के रीजन थे उतने टाइप के इनकी वेइंग एंड मीजर सिस्टम थे, ठीक है। लेकिन तो अब क्या था, जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझे कि एक कपड़ा जो था एलए नाम की पहले यूनिट चलती थी। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट, ये लेंथ की यूनिट थी एलए, तो फ्रैंकफर्ट में अगर 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा आपने लिया तो वो मियान्स में 55.1 सेंटीमीटर रह जाता था। एलए में अगर हम बात करते हैं न्यूरेमबर्ग में 65.6 और वहीं फेयरबर्ग में ये 53.5 सेंटीमीटर। तो देख रहे हो कितना अंतर है, जबकि लेंथ की यूनिट एक ही है, लेकिन हर जगह जगह पर उसकी
अलग-अलग तरीके से नापते हैं। तो ये बड़ा ही थोड़ा असमंजस की चीज़ थी। तो इसको हटाने की बात करी थी किसने? लिबरल्स ने। सच कंडीशंस, और ये जो कंडीशंस थी कह सकते हैं ये ऑब्स्टेकल्स बन रही थी इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ में। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में जो बाधा बन रही थी वो यही इस प्रकार की चीजें बन रही थी कि अलग-अलग प्रकार के बैरियर लगाए गए थे टैक्स के, और उसके बाद अलग-अलग कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। ठीक है? इस टाइप की चीजों को हटाने के लिए इन्होंने यूनिफाइड किया। ठीक है? यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, और उसके बाद न्यू कमर्शियल क्लास आर्ग्यूड फॉर, यानी कि हालांकि इसका विरोध भी किया कुछ लोगों ने, अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल, यानी कि जिससे क्या हो सके कि बाधा ना कोई उत्पन्न हो, इस तरीके से मूवमेंट हो सके गुड्स एंड पीपल्स का इधर से उधर आसानी से, जिससे कि व्यापार आसानी से किया जा सके। तो इसके लिए इन लोगों ने फिर एक चीज निकाली, क्या? जॉलबेरियन नाम की चीज लेके आए। जॉलबेरियन एक टैक्स था, यानी कि वो 11 प्रकार के टैक्स जो लगते थे उनको हटाकर इन्होंने एक प्रकार का टैक्स लगाया, वो था जॉलबेरियन। ये 1834 में लेके आए, और जॉलबेरियन यानी कि प्रूशिया और मैनी जर्मनी स्टेट्स के लोगों द्वारा ये कस्टम किया गया, जॉलबेरियन यानी कि बनाया गया। और इसमें क्या किया गया, यानी कि जितने भी प्रकार के पहले बैरियर लगते थे वो सब हटाकर रिड्यूस कर दिया गया। नंबर ऑफ करेंसीज भी हटा दी गई, 30 से केवल 2 कर दी गई। और उसके बाद क्रिएशन ऑफ न्यू नेटवर्क एंड रेलवेज, यानी कि बहुत सारी चीजें क्रिएट करी गई, रेलवे नेटवर्क बिछाया गया। मोबिलिटी ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट ग्रो एट द टाइम, यानी कि इस तरीके से फिर कह सकते हैं राष्ट्रवादी गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा भी आ चुका था। ठीक है? इस टाइप की इकोनॉमिक जो चेंजमेंट हुए बाय लिबरल्स, तो उसके बाद लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, और जब पैसा आएगा तो क्रांति लोग आसानी से कर पाएंगे, है ना? तो मजा आ रहा है? चीजों को लास्ट तक देखना है, मल्टीपल टाइम अगर आप रिवीजन करोगे तो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। और मल्टीपल टाइम को रिवीजन करने के लिए एक ही तरीका है कि वीडियो को बार बार देखें। ठीक है? और उसके बाद अब हम क्वेश्चन थोड़े लगाएंगे। क्या? देखो, इसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो आपको कवर करने। क्या है? कह रहा है कि मिडिल क्लास ऑफ यूरोप द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ लिबरलिज्म वाज, लिबरलिज्म का सबसे अच्छा फीचर क्या था? तो वो आपको बताना है कि राइट टू लिबरल एंड एजुकेटेड एजुकेटेड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, अबॉलिशन ऑफ कंजर्वेटिव, यानी कि ये क्या चाहते थे वो आपको बताना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करा दे रहा हूं, उसके बाद आपको करना है। उसके बाद अगर देखिए शुरुआत होती है अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815, यानी कि जब बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। अब ये जो बदलाव हुए 1815 तक तो चीजें ठीक चल रही थी। ठीक है? उसके बाद की चीजें जो है वो थोड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि अब चीजें जो हैं बहुत ही एकदम जल्दी से खत्म करने वाला हूं। आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से ही चीजें होंगी। ये बात भी आप मान लीजिए। अगर आप नहीं कवर करेंगे चीजों को डेली तो आपकी फिर बाद में दिक्कत होगी। इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, एक एक टॉपिक करके पढ़ते रहिए। ठीक है? अगले टॉपिक में आपको सामने पता चल गया होगा क्या कराऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।